नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं रोहित तिवारी अपने YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। एक मैं सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। सीरीज़ कहने का मतलब ये है कि देश में जो विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाएँ होती हैं, उन परीक्षाओं का ABCD क्या है, उन परीक्षाओं का पैटर्न क्या है, उन परीक्षाओं में आप कब बैठ सकते हैं, उन परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या हो सकते हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी की एक बेहतर रणनीति क्या हो सकती है, इसको लेकर के एक सीरीज़ में लॉन्च करने जा रहा हूं। और उसी सीरीज़ का यह पहला वीडियो है, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ का नाम होगा एग्ज़ाम सीरीज़। क्या नाम होगा? एग्ज़ाम सीरीज़। और इसमें विभिन्न, मैं बार बार कह रहा हूं, विभिन्न परीक्षाओं के पैटर्न क्या हैं, उनको तैयार करने की बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उनको तैयार करने के लिए एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, क्या कितने वक्त, मतलब कितने बार आप उस परीक्षा को दे सकते हैं, इस प्रकार की मैं बातें आपसे करूंगा। और इस क्रम में आज इस वीडियो में मैं जिस एग्जाम की बात करने आपसे जा रहा हूं, वो भारत नहीं, माना ऐसा जाता है कि विश्व स्तर का सबसे कठिनतम परीक्षा है, जिसे आप लोकप्रिय रूप से IAS का एग्जाम कहते हैं। कई लोग इसे IAS की परीक्षा कहते हैं, कई लोग इसे सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं, कई लोग इसे UPSC सिविल कहता है। जो नाम दे दें आप, अपनी सुविधानुसार दे दीजिए। लोकप्रिय रूप से इसे IAS का एग्जाम कहा जाता है और ये भारत ही नहीं, विश्व का लगभग ये माना जाता है सबसे कठिनतम परीक्षा है। एक IAS क्या है, ये वो जान ही नहीं सकता जो IAS बना ही नहीं। मैं जब दिल्ली गया था IAS की तैयारी करने के लिए, तो मुझे एक लाइन ये बोला गया था कि अगर आप इस परीक्षा को पास नहीं कर सको, और जैसा कि आपके सामने अभी तक मैं खड़ा हूं कि मैं पास नहीं कर पाया हूं, तो कम से कम इस परीक्षा के लिए ये शब्द, ये लाइन कहा जा सकता है कि आपने क्या खोया, ये तब तक आप जान ही नहीं पाओगे जब तक आप उसको पाए नहीं थे। एक IAS बन करके ही आप इस एग्जाम का, इस पोस्ट का, इस पद का एक्चुअल चार्म को अनुभव कर सकते हैं कि क्या पावर है और क्या ताकत है और क्या अट्रैक्शन है और क्या फैसिलिटीज हैं। ये आप बिना IAS बने उस बात का फील कर सकते हैं, दूसरे सामने से देख सकते हैं जिलाधिकारी को कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आप एग्जैक्टली वो पावर क्या है जो आपसे मिस हो गया, उसको आप इस जीवन में तो नहीं महसूस कर पाएंगे। अगले जीवन में जब फिर आप IAS बन जाए, तब आपको लगेगा अरे यार ये क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि वन ऑफ द मोस्ट टफ एग्जाम, और तकरीबन हर भारतीय ये चाहता है, ये सपना देखता है कि मेरे घर में एक IAS पैदा हो। होना नहीं होना कोई बात नहीं, अपनी अपनी, कभी कई बार कई लोग मुकद्दर पर छोड़ देते हैं कि मुकद्दर में शायद नहीं था, यानी तकदीर में शायद नहीं था। कई लोग हैं जो कि भाग्यवादी नहीं हैं और वो ये मानते हैं कि मेरी गलतियों की वजह से आज मैं IAS नहीं बन पाया। मैं एक वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि अगर मैं नहीं बन पाया, मैं अगर असफल हूं, तो रीजन क्या थे। और मैं बहुत डंके की चोट पे बात आपसे कह रहा हूं कि बड़ी ईमानदारी से आपके सामने अपनी कमियों को भी रखूंगा। वो इसलिए कि ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको भी एक आईना दिखे, और आप अगर इस परीक्षा की तैयारी के विषय में सोच रहे हैं, तो कम से कम आप ये उन गलतियों को न करें जो गलतियां मैंने किया, वो कमियां आप में न हो जो कमियां मुझ में थी। तो कुल मिलाकर के वो दूसरे वीडियो में मैं उस पर बात करूंगा। इस वक्त जो केवल बेसिक्स है इस एग्जाम का, मान के चलिए कि आप इस एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। देखिए इस परीक्षा में क्या है, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा इसमें कि इसके लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन, है ना। यानी एलिजिबिलिटी, अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो क्या उम्र आपकी होनी चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज लिमिट को इसमें तय किया गया है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर है। ये सारे कैटेगरीज के लिए सेम है।
इसके बाद देखिए अपर एज लिमिट की मैं बात कर रहा हूं। अपर एज लिमिट की अगर आप बात करो तो आप देखोगे कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको 32 साल तक मौका मिलता है कि वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। एक जनरल के बाद अगर आप ले जाते हैं तो जैसे एक अगर ओबीसी कैटेगरी, अब ईडब्ल्यूएस को भी 32 ही है, उसके लिए अलग से नहीं। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर बात करो तो ये जो है ये टाइमलाइन ये बढ़ जाता है, और ये टाइमलाइन कहां पहुंच जाता है तो ये 3 साल बढ़ा दीजिए और वो 35 है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपका जो एज लिमिट है वो 37 पहुंच जाता है। ये एज लिमिट को लेकर के तरीका है, यानी विभिन्न कैटेगरीज को एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल के लिए 32 साल, अगर आप जनरल कम्युनिटी से आते हैं तो 32 साल तक इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 35, एससी एसटी में आते हैं 37। आप अपर एज लिमिट को देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, कि इस परीक्षा के लिए किस प्रकार की परिपक्वता की आवश्यकता होती है। आमतौर पर लोग ये मान बैठते हैं कि 20, 21, 22, 24, 25 पर हम सेटल हो जाएं, और यहां कहानी यह है कि अपर एज लिमिट 32 दिया गया है। मतलब इस परीक्षा को कंडक्ट करने वाले लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि इतना वक्त लग जाएगा, ये बहुत कठिन परीक्षा है। ठीक है ना। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं और एक इसके एस्पेक्ट पे चर्चा करूंगा, वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करोगे तो यहां भी मैं बात कहूंगा, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट मिलता है। बहुत लोग ये कहते हैं 3 अटेम्प्ट है, एक बार पास किए तो किए, नहीं तो नहीं। एग्जैक्ट बात समझिए कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 6, अलग से कुछ नहीं है। कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में रिलैक्सेशन है, किंतु एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में किसी प्रकार का लाभ ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं है, वो सेम है। ओबीसी में अगर आप आते हो तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट है आपके लिए 9। कितने हैं? 9। और अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके लिए है अनलिमिटेड अप टू योर अपर एज लिमिट। आपकी ऊपरी आयु सीमा तक अगर आप मान लिया जाए 21वां साल में ही पहला एग्जाम में बैठ जाते हो, 22-21 साल से ही, तो 21 से लेकर 37 तक आप 16-17 बार इस परीक्षा में बैठ सकते हो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो ये अप टू अपर एज लिमिट, इसके बारे में ये बात है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट में ये कहानी है। अब आते हैं थोड़ा सा इस परीक्षा के विभिन्न चरणों पर, अलग अलग स्टेजेस पर। देखिए क्या है, सबसे पहले इस एग्जाम का नोटिफिकेशन इशू होता है। नोटिफिकेशन मान के चलिए जनवरी लास्ट, फरवरी के आसपास में इशू होता है। फरवरी, आप 15 जनवरी से ही अवेयर रहिए, अगर इस एग्जाम का फॉर्म भरना है तो उस वक्त इसका फॉर्म आता है। फॉर्म भरिए, एग्जाम में बैठिए, देखिए एक बार, कम से कम अपने नाती पोतों को भी तो कहिएगा कि मैं आईएएस की परीक्षा में बैठा था। मैं ये बात जो कर रहा हूं मजाक में नहीं कह रहा हूं, मान के चलिए आपके दादाजी अगर कभी आईएएस की परीक्षा में बैठे होते तो शायद आप आईएएस होते। तो कम से कम बैठना तो चाहिए। हम जितना अधिक दुनिया को देखे रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतना मदद होगा वो। तो हमें अभी मेहनत करना है, संघर्ष करना है, लड़ना है। आप बैठिए, कम से कम फॉर्म डालिए, कम से कम फॉर्म कैसे डला रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो कम से कम आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गया, सॉरी नोटिफिकेशन कब आएगा? फरवरी मंथ में। इसके बाद इसका प्री एग्जाम होता है। देखिए 3 स्टेज में एग्जाम होता है। एक प्री है जिसको आप हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हो, और ये प्रारंभिक परीक्षा आपको तकरीबन मान के चलिए जून में होता है। अब देखिए इधर उधर हो सकता है, कभी जुलाई भी जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो एक पैटर्न, जो सेट पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा, जून में इसका प्री एग्जाम होगा। प्री जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें सब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग नहीं होती, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। मैं अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपके सामने आऊंगा कि आखिर इसमें इसका पैटर्न क्या है, प्री में कितने पेपर हैं, मेंस में कितने पेपर हैं, इंटरव्यू में क्या हो रहा है, इन बातों पर भी आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल देखते जाइए मैं जो बता रहा हूं। इसके बाद इस अगर प्री में अगर आप क्वालिफाई होते हैं, प्री जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब इसमें बहुत बड़ी चूंकि भीड़ है, उस भीड़ को बाहर करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ भीड़ को, क्रीम टाइप के लोगों को लिया जाता है जो मेंस में आते हैं। इसको आप
मुख्य परीक्षा कहते हैं, मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। और इस मेंस में जो लोग आते हैं, मैं बताऊं आपको, ये मेंस जो एग्जाम होता है तकरीबन सितंबर अक्टूबर के आसपास में हो रहा है। सितंबर अक्टूबर ये महीना होता है मेंस का, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप सबसे एक अपील है कि मेरे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसमें कंजूसी मत करिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं एक रिवोल्यूशन लाने का, एक क्रांति लाने का। ये जो चैनल आप आज देख रहे हैं ना, जो अपने शैशवावस्था में, इन्फेंट स्टेज में है, एक दिन देखिएगा आप, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। आपसे एक अपील है, मेरे लिए इतना कर दीजिएगा कि चैनल को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो मेंस एग्जाम कब हो रहा है? सितंबर अक्टूबर में। इसका इंटरव्यू, जिसको आप साक्षात्कार कहते हो, साक्षात्कार, ये कब हो रहा है? तो ये आपका लगभग मान के चलिए फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में इसका इंटरव्यू होगा। और अप्रैल से मई तक, ज्यादा टाइम नहीं लेता है इंटरव्यू के बाद, 1-1.5 महीने के अंदर में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अप्रैल मई, यहां पे आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ये इस परीक्षा का एक सामान्य कुछ जानकारियां हुई, सामान्य जानकारी। हमने जो देखा, एज लिमिट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, और कितने स्टेज में एग्जाम होता है। समझ में आई मेरी बात? इस एग्जाम सीरीज में ये पहला वीडियो, आप सबसे अपील ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश करता रहूंगा, आपको अवेयर करता रहूंगा। देखिए इसमें पोस्ट्स क्या होते हैं, कितने पोस्ट, देखिए जो यूपीएससी जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो इसमें ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवा, इसके अंतर्गत 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं। इसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज जो होते हैं, केंद्रीय सेवाएं, इसके ग्रुप ए और ग्रुप बी के कुछ पोस्ट्स के लिए वैकेंसी निकालती है। तो 3 आईएएस होते हैं, इसमें 18 होते हैं ग्रुप ए में, और इसमें 5 होते हैं ग्रुप बी में। इतने सेवाओं के लिए विभिन्न सेवाएं हैं, इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस एग्जाम में ये एक इसका बेसिक बात। अगले वीडियो पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न कहने का मतलब सिलेबस क्या है, प्री में कितने पेपर हो रहे हैं, मेंस में कितने पेपर हो रहे हैं, इन बातों पर आपसे अगली चर्चा होगी। अभी ये शुभकामना कि आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, आप सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।